जी आप लोग, आपका स्वागत है जीएस सिंपलर पर। आप लोग देख रहे हो जीएस सिंपलर। इसमें आपको इससे पहले ज्योग्राफी के 1 से 3rd चैप्टर तक पढ़ा दिया है। अब आपका 4th चैप्टर है वायु, ठीक है। और इसमें आप लोग विभिन्न गैसों के बारे में पढ़ोगे सारे, जैसे कि वायुमंडल, सही, समताप मंडल, सारे मंडलों के बारे में भी पढ़ोगे। तो इसमें क्या है, हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की चादर से घिरी हुई है। किससे घिरी हुई है? वायु की चादर से घिरी हुई है। इसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है। हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है। यह सूर्य की किरणों से हानिकारक प्रभाव से हमें रोकता है। जो हमारा वायुमंडल होता है हमें क्या है, प्रकाश देता है। मतलब कि हमें क्या है, बहुत सारी गैसों से मिलकर बना होता है। तो ये क्या है, जीवन के लिए आवश्यक है। वायुमंडल पर हम निर्भर हैं। यदि सुरक्षा की चादर ना हो तो दिन के समय सूर्य की गर्मी तृप्त होकर जल सकते हैं। अगर वो वायुमंडल ना हो तो इतनी उष्मा और इतनी गर्मी हो जाएगी कि क्या होगा, हमारी स्किन जल जाएगी, ठीक है। अगर रात के समय इतनी ठंड बढ़ जाएगी कि हम क्या होगा, बर्फ़ की तरह जम जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें वायुमंडल से हमें प्रभावित करती हैं, वायुमंडल, ठीक है। अब वायु, क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं उसमें क्या है, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसी गैसें हैं जिसे वायु में बड़ी मात्रा में पाया, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ठीक है, ओजोन, ठीक है, हाइड्रोजन, ये सारी गैसें पाई जाती हैं। सांस लेने के लिए कौन सी गैस पाई जाती है हमारी? ठीक है, तो सांस लेने के लिए कौन सी गैस पाई जाती है? हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब जैसे कि नाइट्रोजन कितनी परसेंट है? ये 70% नाइट्रोजन गैस है, ठीक है। 21% कौन सी? ऑक्सीजन गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी? 0.3% है, ठीक है। अगर ये कितनी परसेंट है? अन्य गैसें 4%, 0.04% है। ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो इन गैस अलावा जैसे कि धूल के छोटे छोटे कण भी होते हैं इनके साथ, ठीक है। अब ये हम जैसे कि ये लिखा है, देखो क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी की विकसित ऊष्मा में पृथ्वी को रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। इसीलिए इसे ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कहते हैं। इसके अभाव में धरती ठंडी हो जाती है। जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो ग्रीन हाउस प्रभाव का इंतज़ाम करती है। तो उससे क्या होता है, ग्रीन हाउस बनता है। तो उससे क्या होता है, हमारा जो वायुमंडल होता है गर्म बना रहता है। असंभव, अगर हम ये वायुमंडल गर्म नहीं हो तो बर्फ़ से क्या हो जाएगी, पृथ्वी जम जाएगी। तो जीना क्या हो जाएगा, असंभव सा हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है, ठीक है। तब इसमें ऊष्मा के द्वारा जिसे हम सांस छोड़ते हैं, ठीक है, गैस छोड़ते हैं, उससे भी पृथ्वी पर तापमान बढ़ता है। भूमंडलीय तापमान, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग पैदा करते हैं। तापमान एक वृद्धि के कारण पृथ्वी में सबसे ठंडे प्रदेश में जमी जैसे कि जो सबसे ज़्यादा जमी हुई बर्फ़ है उसको भी क्या करते हैं, ये पिघला देते हैं। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी तो हमारे लिए क्या होगी, हानिकारक होगी। क्यों? क्योंकि ये बर्फ़ जैसे कि बहुत सारे, जैसे कि माउंट एवरेस्ट है, बहुत सारे पहाड़ हैं जिन पे बर्फ़ जमी है, तो वो जब पिघल जाएगी तो नदियों का रूप धारण कर लेगी। जब नदियों से तो बाढ़ आने की और सुनामी, ये सब आने की दिक्कत है। तापमान के इस बिंदु के कारण पृथ्वी के ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ़ें पिघलती हैं, जिसके फलस्वरूप समुद्र जल स्तर में वृद्धि होती है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। और दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है। फलस्वरूप पेड़ पौधे, पशु भी लुप्त हो सकते हैं। जब ज़्यादा तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारी जलवायु में भी क्या होगा, परिवर्तन आएगा, ठीक है। अब देखो
और नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं, फिर इसे बाहर निकाल देते हैं। अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन आवश्यक है, लेकिन हम नाइट्रोजन गैस को ना डायरेक्ट नहीं लेते हैं। हम कैसे लेते हैं? पेड़ पौधों के द्वारा। ठीक है, मृदा, जैसे मृदा में पेड़ पौधे होते हैं, जो पेड़ पौधे की सब जो हम यूज करते हैं पौधों को खाने के लिए और ठीक है फूड के रूप में यूज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें उससे हमें मिलती है नाइट्रोजन। ठीक है, अब देखो इसमें लिखा है सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ें में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधों का प्रयोग कर सके। मतलब कि नाइट्रोजन का रूप बदल जाता है, उसे हम यूज करते हैं। ऑक्सीजन वायु में प्रचुर मात्रा में से मिलने वाली गैस है। मनुष्य तथा पशुएं सांस लेने में वायु में ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। ये डायरेक्ट लेते हैं हम ऑक्सीजन। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन को उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो संतुलन क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन हम कहाँ से लेते हैं? पेड़ पौधे से। अगर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेड़ पौधे काटे जाएंगे तो वायुमंडल का क्या होगा? संतुलन बिगड़ जाएगा। हमें प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं होगी, तो ऑक्सीजन नहीं होगी तो क्या होगा? सांस लेने में दिक्कतें होंगी। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस हैं जो हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, ऑक्सीजन वापस लेते हैं। ठीक है, पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, जैसे कि पेड़ पौधे हैं वो क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए, और वो क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो वो क्या पेड़ पौधे लेते हैं। अगर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ जाएगी, अगर पेड़ पौधे ना ले तो क्या होगा? उसका स्तर बढ़ जाएगा। तो इसलिए पेड़ पौधे होना पृथ्वी पर ज़रूरी है। अगर जब ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी तो पृथ्वी बहुत हीट करेगी, गर्म हो जाएगी। ठीक है, तो पशुओं के द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग किए जाने वाली गैस से बाहर होती है, जिससे ये संतुलन बना रहता है। परंतु ये संतुलन कोयला, खनिज आदि ईंधनों के जलने से बिगड़ जाता है। वायु में प्रति वर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ोतरी करते हैं। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी, मौसम और जलवायु प्रभावित करता है। कैसे? अब जैसे कि मान लो एक सेकेंड, जैसे कि पृथ्वी पे कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ जाएगी तो क्या होगा? बड़े बड़े हिमालय पर्वत हैं, बहुत सारी जगह बर्फ़ जमी हुई है, तो वो पिघलेगी तो किसका रूप लेगी? पानी का रूप लेगी। नदियों में बहकर वो समुद्र में, तटीय क्षेत्रों में जाएगी, तो वहाँ बाढ़, सुनामी, इस सब चीज़ों की बढ़ोतरी होगी। तो जलवायु क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों के बचने के लिए हमें क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। तो देखो हमारा वायुमंडल 5 परतों से मिलकर बना है। कितनी परतों से? 5। क्षोभ मंडल, समताल मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल, बाह्य मंडल। ठीक है, तो सबसे पहला मंडल कौन था? क्षोभ मंडल। ठीक है, अब देखो ये लिखा है, देखो ये सारा सबसे जो ऊपर जो हमारा क्या है, ये क्या है? ये हमारा क्षोभ मंडल। ठीक है, फिर ये क्या है? समताप मंडल। ये रहा, ये क्या है? हमारा समतान मंडल। ओजोन परत कहाँ है? यहाँ पे पाई जाती है। इसमें जैसे कि क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच की दूरी में क्या उड़ता है? हवाई जहाज। ठीक है, और यहाँ क्या है? माउंट एवरेस्ट, इससे नीचे है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है हमारा? ये मध्य मंडल। कौन सा आता है? मध्य मंडल, समताप सीमा के पास। ठीक है, उसके बाद क्या है? उसके आगे मध्य सीमा। तो इस तरीके से ये क्या है? बाह्य। ठीक है, ये सारे हमारे क्या है? मंडल हैं। ये रहे, पहला क्या है? देखो क्षोभ मंडल। ठीक है, फिर क्या है? मध्य मंडल, मध्य सीमा, बाह्य वायुमंडल, और उससे आगे क्या है हमारा? ये बाह्य मंडल। ये रहा, ये क्या है? बाह्य मंडल। ठीक है, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल और बाह्य मंडल। ठीक है, अब इसमें क्या है? देखो अब इसके बारे में पढ़ेंगे।
क्षोभमंडल परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। ठीक है, ऊंचाई कितने है? 13 किलोमीटर है। इसी मंडल में मौजूद वायु सांस लेते हैं हम। मौसम के लगभग सभी घटना इसी मंडल में होती है। वर्षा, कोहरा, ठीक है, ओला वर्षा, ये सारी चीज़ें हमारे क्षोभ मंडल में होती है। अगला होता है हमारा समताप मंडल। समताप मंडल में क्या होता है? क्षोभ मंडल के ठीक ऊपर समताप मंडल कहलाता है। ये 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। इसकी परत बादल तथा मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होती है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है, क्योंकि यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल नहीं पाया जाता, तो यहाँ पे क्या है, हम लोग हवाई जहाज आसानी से उड़ा सकते। समताप मंडल की महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। कौन सी परत होती है? ओजोन, ठीक है, ओजोन गैस की परत होती है। ये वायु में सूर्य से आने वाली हानिकारक, जिससे कि इस मंडल में क्या है, हेलीकॉप्टर उड़ा सकते हैं, इसमें गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। ठीक है, ओजोन की मात्रा होती है जो क्या होता है, पैराबैंगनी किरणों को रोकती है। तो अगला क्या है हमारा? मध्य मंडल। मध्य मंडल के ये वायुमंडल का तीसरी भाग है। ठीक है, ये कहाँ पे है? समताप मंडल के ऊपर है। ठीक है, समताप मंडल के ठीक ऊपर है। ये लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई में फैला हुआ अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्का पिंड, इसमें परत आने वाला जल जाते हैं उल्का पिंड में। तो ये क्या होता है? अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इसमें प्रवेश करते हुए जल जाते हैं। जब इसमें प्रवेश करते हैं तो क्या होता है? जल जाते हैं उल्का पिंड। ठीक है, अब ये है बाह्य मंडल। बाह्य मंडल वायुमंडल में बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ तापमान अधिक तीव्र में बढ़ता है और आयतन मंडल परत का एक भाग है जो 880 से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। रेडियो संचार के लिए भी उपयोगी है ये। ठीक है, आगे क्या के लिए परत का उपयोग होता है? वास्तव में पृथ्वी की प्रसारित रेडियो तरंगे परत द्वारा इसमें पृथ्वी के परावर्तित कर देती हैं। अब है बाह्य मंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत वायुमंडल कहा जाता है और यहाँ वायु की परतें होती हैं। हल्की गैसें जैसे हीलियम, ठीक है, हाइड्रोजन अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। अब मौसम और जलवायु। मौसम मैंने तुम्हें समझाया, मौसम क्या है? दिन प्रतिदिन बदलने वाली चीज़ को मौसम बोलते हैं। जैसे कि देखो, गर्म किसी जगह चिड़चिड़ापन, गर्म होता है तो गर्मी लगती है, चिड़चिड़ापन होता है, और हवा चलती है, आनंद लेते हैं, घूमने योजना का प्लान बनाते हैं, तो ये सारी चीज़ें मौसम कहलाती हैं। दिन प्रतिदिन चीज़ें बदलने वो क्या कहलाएंगे? मौसम। ठीक है, जलवायु क्या है? जलवायु प्रतिदिन बदलता रहता है मौसम, किंतु दीर्घकाल में किसी भी स्थान में मौसम उस स्थान की जलवायु कहलाता है। ये लंबे समय दीर्घकाल तक बना रहता है, ये जल्दी बदलता नहीं है। ठीक है, अब आगे यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा कितना है? इतना भाग है, ये देखो इतना भाग है, 2 अरबा, ठीक है, से प्राप्त करती है। अब देखो आगे तापमान। आप दिन प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वो वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप शीतलता के परिणाम में तापमान कहते हैं। वायुमंडल में तापमान केवल दिन और रात में नहीं बदलता, बल्कि ऋतुओं के अनुसार बदलता है। दिन रात के अनुसार हमारा तापमान नहीं बदलता, ये ऋतुओं के अनुसार बदलता है। ठीक, किसकी वजह से बदलता है? ऋतुओं के अनुसार बदलता है। अताप महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण से प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है अतापन कहलाती है। अतापन की मात्रा भूमध्य रेखा ध्रुवों की ओर घटती है, इसलिए तापमान इसी में घटता जाता है। देखो इसमें लिखा है गांवों की अपेक्षा शहरों में तापमान अधिक होता है। ठीक है, एस्फाल्टा से बनी सड़कें मतलब कि एस्फाल्टा से बनी सड़कें क्रिस्टिट
से बने भवन गर्म हो जाते हैं। मतलब बाहर में क्या है, ये बने हुए भवन है, ये सारी चीज़ें, गांव में खुले खुले मैदान होते हैं, जगह होती है, स्पेस होता है, तो इसलिए वहाँ पे गर्मी कम लगती है। लेकिन नगरों में क्या है, धुएँ भी होते हैं, कारखाने भी खुले होते हैं, और तो ये सारी चीज़ें गर्म हो जाती हैं। और शहरों में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पेड़ पौधे कम होते हैं। तो तापमान को मापने की मात्रक डिग्री सेल्सियस है। इसका आविष्कार किसने किया था? एडर्स सिलियम ने किया था। ठीक है, सिलियम पैमाने पर 0 सेल्सियस पर जमता है और 100 सेल्सियस पर ये उबलता है। ठीक है, यह जानकर आपको आश्चर्य होगा, वायु शरीर पर उच्च ताप के साथ बल लगाती है, किंतु इसका अनुभव करते हैं। ठीक, इसका अनुभव भी हम करते हैं, इसलिए होता है कि क्योंकि वायु दाब हमारे ऊपर दिशाओं में लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल रहता है। मतलब जब वायु चलती है तो जिस दिशा में चल रही है हमारा शरीर उसी तरफ को दिशा, तो वायु का भी एक बल लगता है। ठीक है, और पृथ्वी की सतह पर वायु भार लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। पृथ्वी की सतह पर क्या लिखा है? पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। वायुमंडल ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है और समुद्र स्तर में वायु का दाब सर्वाधिक होता है। समुद्र स्तर में सबसे ज़्यादा होता है, और जब ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो वायु दाब कम होता है। ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। वायु दाब क्षैतिज वितरण किसी भी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और निम्न दाब क्षेत्र वाला में निम्न दाब में वायु युक्त आकाश नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु ठंडी होती है, फलस्वरूप वहाँ भारी होती है। भारी वायु निज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट स्वच्छ आकाश होता है। उच्च दाब की वजह से क्या होता है? स्वच्छ अपवन। उच्च दाब क्षेत्र में जिस दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति पवन करते हैं, आप पवन को काम करते देख सकते हैं। जब हम सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ती या तूफान के समय पेड़ों की ऊबड़ खाबड़ देखते हैं, तो कभी कभी जब पवन धीरे बहती है तो ये महीन धूल, ठीक है, धूल कण साथ में उड़ाकर लाती है। जब बहुत तेज़ बहती है तो ये क्या होता है, हमारा छाता उड़ जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, चीज़ें उड़ने लग जाती हैं और ये विनाशकारी भी हो जाती है। तेज पवन के कारण हमारी समस्या उत्पन्न होती है। पवन मुख्य 3 प्रकार से विभाजित किया जाता है। पवन को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। देखो पहला कौन सा? स्थायी पवनें, मौसमी पवनें और स्थानीय पवनें। ठीक है, व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें स्थायी पवनें हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती हैं। जो स्थायी पवनें वे व्यापारिक पवनें जो हमेशा निश्चित रहती हैं और निश्चित दिशा में चलती हैं। मौसमी में ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती है। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें। ये पवनें छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी भी विशेष समय में चलती है। उदाहरण के लिए समुद्र में चलने वाली, देखो समीर, जिसे उदाहरण के लिए स्थल समुद्री समीर में क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र में गर्म या शुष्क स्थानीय पवन याद है, जिसे हम क्या कहते हैं? लू कहते हैं। जो गर्म हवाएं चलती हैं उसे क्या कहते हैं? लू। ये किसका भाग है? स्थानीय पवनों का भाग है। अब देखो चक्रवात आता है तो कितना नुकसान होता है। भारत में समुद्र तट में स्थित उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी में उड़ने वाले चक्रवात का खतरा बना रहता है। तो जो तटीय वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पे ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। ठीक है, तो भारत में पूर्वी समुद्री तटीय उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवात का खतरा बना रहता है। 18 अक्टूबर को 1999 राज्य में 5 जिलों में चक्रवात, 29 अक्टूबर 1999 अन्य महाचक्रवात आया था, जिसे राज्य में बड़े भाग तबाही मचाई हुई थी। पवन को वेग तथा
हानिकारक हुई थी, मतलब इस क्षेत्र में बहुत बुरी तरह से एक बार चक्रवात आ चुका है, तो ये बहुत तबाही की थी इसने और बहुत नुकसानदायक था। तो 25 अक्टूबर 1999 पूर्वी पोर्ट विलियम के निकट थाईलैंड की खाड़ी में अपदाब के कारण यहाँ पर चक्रवात उत्पन्न हुए। ये धीरे धीरे पश्चिमी दिशा में बढ़ा और गहन होकर इसमें महाचक्रवात का रूप धारण कर लिया। 29 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे उड़ीसा के एरेसामा और बालीकुंडा के बीच क्षेत्रों में प्रभावित किया इसने। ठीक है, कौन से क्षेत्रों में? बालीकुंडा में और उड़ीसा में इस चक्रवात ने लोगों को बहुत प्रभावित किया। इस चक्रवात से भंगुवेश्वर, कटक तथा 28 तटीय नगर सहित उड़ीसा, ठीक है, बर्बाद कर दिए। ठीक है, तो लगभग 130 करोड़ लोग प्रभावित हुए इससे। कितने? 130 करोड़ लोग प्रभावित हुए। पशुओं की मौत हुई। किसकी मौत हुई? पशुओं की मौत हुई। धान, कृषि, फल सब्जी उपजाऊ जमीन, जंगल भी क्या हुए? लुप्त हो गए। जंगल भी क्या हुए? लुप्त हो गए। इससे बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। पेड़ उखड़ जाते हैं। तो आर्द्रता क्या? जल पृथ्वी के विभिन्न जलाशयों में वाष्पित होता है। यह जल वाष्प बन जाता है। वायु में किसी समय जल वाष्प की मात्रा का आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जल वाष्प की मात्रा अधिक होती है तो इसे आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे कि वायु गर्म होती है तो इसके जल वाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती है। इस प्रकार ये अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने काफ़ी समय लगता है और हमारे शरीर में पसीना आसानी से सूखता है और हम सहज ही महसूस करते हैं। ठीक है, और जब जल वाष्प ऊपर उठता है, जब जल वाष्प ऊपर उठता है तो ठंडा होकर शुरू हो जाता है और जल वाष्प संगठित होकर ठंडा होकर जल की बूंदें बहती हैं और बादल इसी जल की बूंदों को एक समूह होता है और ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु के तैर ना सकें, तब ये नीचे गिरने लगती हैं। आकाश उड़ते हुए जेट हवाएं जहाज पीछे सफ़ेद चिन्ह फेंकते हैं। इंजन से निकली नमी संगठित हो जाती है। वायु में गतिशील ना होने की स्थिति में संगठित नमी उत्पन्न होती है। ठीक है, तो पृथ्वी जल के अभी समझाते हैं। पृथ्वी जल के रूप में गिरने वाला वाष्पन कहलाता है। ज़्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जल पहाड़ी पशुओं में पेड़ काटते हैं। जल वाष्प अनाकृत पहाड़ों के नीचे बहता है। निचले इलाकों से बाढ़ का कारण बनता है कि क्रियाविधि के आधार पर वर्षा 3 प्रकार की होती है: संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवातीय वर्षा। अब आगे पौधे तथा जीव जंतुओं में जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। धरातल को ताज़ा जल प्रदान करते हैं। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी और सूखा हो जाता है। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक हो तो बाढ़ आ जाती है। जैसे कि अभी मैंने समझाया आप लोगों को, जैसे कि पानी अगर है समय तो वाष्प उत्सर्जित होकर पानी ऊपर आसमान में जाता है और वाष्प उत्सर्जित हो जाता है। जब फिर उसकी गर्मी की मात्रा अधिक बढ़ जाती है तो वो क्या होता है, पानी क्या होता है, वर्षा के रूप में ज़मीन पे जब हवाएं पवनें चलती हैं तो वो क्या होता है, वर्षा के रूप में ज़मीन पे आ जाता है पानी। फिर यही प्रक्रिया चलती रहती है। वाष्प उत्सर्जन तो आसमान में जाता है, फिर हवाओं के द्वारा फिर नीचे ज़मीन पे आ जाता है बरसात के रूप में। अगर बरसात नहीं होगी तो क्या होगा, सूखा हो जाएगी। ठीक है, सूखा हो जाएगी तो क्या होगा, खेती कृषि ये सब चीज़ें नहीं होएगी। और अगर ज़्यादा बरसात होगी तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो ये क्या है, नदियों में पानी ज़्यादा भर जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।